देखिए एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। इसमें एसिड अम्ल क्या है, तो इस अम्ल को परिभाषित करने के लिए इसके दो कंसेप्ट थे। एक था इसका ओल्ड कंसेप्ट, ये है ओल्ड कंसेप्ट जिसको बोलते हैं पुरानी अवधारणा, तो दूसरा था इसका मॉडर्न कंसेप्ट। इसको बोलते हैं आधुनिक अवधारणा। और इन दोनों कंसेप्टों के अंतर्गत ये पुरानी अवधारणा में कहा गया था कि अम्ल क्या होते हैं। इन्होंने बताया कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे इमली जो है स्वाद में खट्टी होती है, यह एक प्रकार का अम्ल है। और इसमें अम्ल कौन सा आता है, तो ये होता है इमली में आता है साइट्रिक एसिड। फिर ऐसे ही नींबू में भी यही पाया जाता है। फिर टमाटर भी स्वाद में खट्टा होता है, इसमें आता है ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये इसकी पुरानी अवधारणा थी। और पुरानी अवधारणा में अम्ल क्या होते हैं, तो इसके अंतर्गत कहा गया कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू, इमली, देखिए कच्चे आम, ये सब में ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं। और उनमें क्रमशः साइट्रिक अम्ल, फिर टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब इस प्रकार से दूसरी अवधारणा दी गई जिसको मॉडर्न कंसेप्ट कहा गया। मॉडर्न कंसेप्ट के अंतर्गत तीन वैज्ञानिक है। पहले थे आर्हेनियस, दूसरे हैं ब्रास्टन-लॉरी, और तीसरे थे लुईस। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या था, तो अम्ल के संदर्भ में आर्हेनियस ने कहा कि वे सभी पदार्थ जो वियोजन के पश्चात हाइड्रोजन आयन दें, यानी H+ आयन को भी बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो जो वियोजन के पश्चात हाइड्रोजन आयन दें उनको अम्ल कहते हैं। अब हाइड्रोजन आयन देने का मतलब है जैसे HCl, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये H+ में टूटेगा प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो ये वे पदार्थ जो इसके पश्चात, तो वियोजन के पश्चात कौन सा आयन दिए, हाइड्रोजन आयन। अतः ये HCl क्या होगा, अम्ल होगा। और इस अम्ल को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार से है H2SO4। देखिए H2SO4, अगर आप इसको वियोजित करेंगे तो ये भी वियोजन के पश्चात 2H+ में टूटेगा प्लस SO4 पे डबल माइनस। अतः ये H2SO4 जो है वियोजन के पश्चात हाइड्रोजन आयन में टूटा। इस प्रकार से ये जो पदार्थ है वो अम्ल होगा। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये अम्ल की परिभाषा थी आर्हेनियस के अनुसार। यानी आर्हेनियस ने कहा कि वे सभी पदार्थ जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, ऐसे और भी आ जाएंगे। जैसे HNO3 है, इसको भी आप वियोजित करेंगे तो ये वियोजन के पश्चात H+ में टूटेगा और प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। तो एक आएगा हाइड्रोजन आयन, दूसरा आएगा नाइट्रेट आयन। तो वे पदार्थ जो वियोजन के पश्चात हाइड्रोजन आयन में अम्ल कहलाते हैं। अतः HNO3 एक प्रकार का अम्ल है और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ये है आपका नाइट्रिक एसिड। इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा जो है आर्हेनियस के अनुसार समाप्त हुई। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दे दी गई। इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो वियोजन के पश्चात H+ यानी हाइड्रोजन आयन से अम्ल कहलाते हैं। अब आते हैं आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा। क्षार के बारे में हमने क्या बताया, तो क्षार में एक था आपका ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार बताया गया था। ये बताया जाता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में
कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, अतः यह एक प्रकार का क्षार है। फिर है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी स्वाद में कड़वा होता है, अतः यह भी एक प्रकार का क्षार है। तो ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार बताया गया था कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, ठीक है, धावन सोडा, ये सब स्वाद में कड़वे होते हैं, अतः ये क्षार है। ठीक है, अब आते हैं आर्मीनियस के अनुसार, यानी इस क्षार की परिभाषा मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार क्या होती है। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार सबसे पहले आर्मीनियस ने बताया, आर्मीनियस ने कहा कि अम्ल के बारे में बताया था कि वे पदार्थ जो स्वाद जो जल में घुलकर या जो वियोजन के पश्चात हाइड्रोजन आयन में अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन में वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो क्षार के बारे में बताया था कि वे पदार्थ जो वियोजन के पश्चात, वे पदार्थ जो वियोजन के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, यानी OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन दें, उनको क्षार कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका वियोजन करेंगे तो ये वियोजन के पश्चात Na प्लस में टूटेगा और प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो ये सोडियम आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। अतः ये हाइड्रोक्साइड आयन वियोजन के पश्चात यदि मिलेगा तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होगा, क्षार होगा, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे ही KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको भी आप वियोजित करेंगे तो ये भी वियोजन के पश्चात K प्लस में टूटेगा, यानी पोटेशियम आयन में, प्लस OH माइनस में टूटेगा हाइड्रोक्साइड आयन में, अतः पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का क्या होगा, आपका क्षार होगा। ऐसे ही देखिए CSOH ट्वाइस, ये CSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी आप वियोजित करेंगे तो वियोजन के पश्चात सीजियम प्लस में टूटेगा, प्लस OH माइनस में टूटेगा, अतः वे सभी पदार्थ, जैसे यहाँ पे सीजियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वे सभी पदार्थ जो वियोजन के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन में, यानी ये भी OH माइनस, ये भी OH माइनस और ये भी OH माइनस यदि देते हैं तो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अतः आर्मीनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो वियोजन के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन में क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब आएंगे ब्रास्टन लवरी के अनुसार अम्ल और क्षार को कैसे परिभाषित किया गया। तो ब्रास्टन लवरी ने बताया कि वे पदार्थ, अम्ल के बारे में इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन युग्म दाता होते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन युग्म दाता, प्रोटॉन युग्म दाता, जो प्रोटॉन युग्म दाता होते हैं उनको अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन युग्म ग्राही होते हैं, क्षार के बारे में इन्होंने बताया था कि जो प्रोटॉन युग्म ग्राही, और प्रोटॉन युग्म ग्राही क्या होते हैं, तो प्रोटॉन युग्म ग्राही का मतलब होता है कि जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है, और प्रोटॉन युग्म दाता क्या होता है, तो जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन में। तो ब्रास्टन लवरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा दी गई कि वे पदार्थ जो जल में घुलने के पश्चात, अगर कोई पदार्थ लेते हैं जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इस पदार्थ को अगर आप जल में घोलेंगे तो जल में घुलने के पश्चात क्या है, प्रोटॉन युग्म दाता, यानी प्रोटॉन को त्यागे तो उनको अम्ल कहते हैं। तो जब इसको जल में घोलेंगे तो प्रोटॉन युग्म दाता का मतलब है कि H+ आयन है। तो अगर इस वे पदार्थ, इसको कार्बन डाइऑक्साइड है, एक पदार्थ है जिसको जल में घोलते हैं, घोलने के बाद ये बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये अपने आप वियोजित होगा और ये वियोजन के पश्चात बनेगा 2H+ में प्लस CO3 के डबल माइनस में। इस प्रकार से ये कौन सा आयन दिया, तो प्रोटॉन दिया। तो जो प्रोटॉन दाता होते हैं ये है आपका प्रोटॉन दाता। तो जो प्रोटॉन दाता होते हैं उनको अम्ल कहते हैं। अतः इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अम्ल होगा।
इसी प्रकार से जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं उनको क्षार कहते हैं। अब जैसे देखिए तो NH3 अमोनिया एक पदार्थ है, इसको आप जल में घोलेंगे, जल में घोलने के पश्चात ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब इसका आप वियोजन करेंगे, ये वियोजन के पश्चात NH4 प्लस में टूटेगा प्लस OH माइनस में टूटेगा। इस प्रकार से ये हाइड्रोक्साइड आयन दिया, अतः अमोनिया क्या होगा, ये अमोनिया जो होगा आपका क्षार होगा। यानी ब्रास्टन लवली के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो जल में वियोजन के पश्चात प्रोटॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं अम्ल कहलाते हैं, अर्थात H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जल में वियोजन के पश्चात प्रोटॉन ग्राही का कार्य करते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको क्षार कहते हैं। अब आएंगे लुईस की अवधारणा, लुईस कंसेप्ट यानी लुईस की अवधारणा। ठीक है, लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो इसको अम्ल और क्षार को लुईस ने परिभाषित किया। लुईस ने बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करते हैं, वे पदार्थ या वे यौगिक, वे पदार्थ या वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का मतलब होता है जो एक इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का मतलब है कि एक लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, उनको कहते हैं अम्ल। ठीक है, जैसे देखिए अगर एग्जांपल देखें तो BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये एक यौगिक है। अब इसकी हम संरचना बनाते हैं तो बोरान को केंद्रीय परमाणु मानेंगे और इस बोरान से 3 फ्लोरीन जोड़े जाएंगे। और फ्लोरीन का चूंकि परमाणु क्रमांक 9 होता है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। अगर बोरगढ़ी नियम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 7 मिलेगा। अतः इसके 7 होंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गए और एक इसकी साझेदारी में लग गया। फिर ऐसे ही इस फ्लोरीन के भी 7 होंगे, 2 2 4 2 6 और एक इसकी साझेदारी में लग गया। इस फ्लोरीन के भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक साझेदारी में लग गया। अब इस बोरान का देखेंगे तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। पहली कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, अब 3 होंगे तो इसके तीनों साझेदारी में लग जाएंगे, 1 2 3। अब देखेंगे तो इनका 6 और 2 8, इनका अष्टक पूरा हुआ, इनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा 6 और 2 8, इनका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर केंद्रीय परमाणु को देखें तो 2 इसका हुआ, 2 इसका हुआ और 2 इसका हुआ, 2 2 तीनों के हुए। तो इस प्रकार से कितने हुए, 2 2 4 2 6 हुए। और प्रत्येक केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो जो संयोजी कोष होता है उस संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पे कुल कितने हुए, 6। अर्थात एक लोन पेयर, एक लोन पेयर का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, यानी एक लोन पेयर का मतलब है कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से बोरान ट्राईफ्लोराइड क्या करेगा, एक लोन पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इस प्रकार से बोरान ट्राईफ्लोराइड क्या होगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी लुईस की अवधारणा अम्ल के संदर्भ में। यानी अम्ल को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि वे पदार्थ या वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य करते हैं, अर्थात जिन यौगिकों के संयोजी कोष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो उनको अम्ल कहते हैं। और वही फिर जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो जब वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं तो क्षार कहलाते हैं। जैसे अगर इसको देखा जाए क्षार के अंतर्गत, तो इन्होंने बताया कि वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का मतलब है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्यागे, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को त्यागने
का कार्य करें तो इनको क्षार कहते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो NH3 अमोनिया लेते हैं, अमोनिया की अगर संरचना बनाएं तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु होगा, इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 होते हैं। परमाणु के अनुसार होता है, पहले में 2, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन सब में साझेदारी के लिए लगा देता है। उसके वजह से हाइड्रोजन के भी कितने होते हैं, तो 1 2 3, ये भी साझेदारी लगाते हैं। अब ये 2 करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेता है। इसके संयोजी कोष में 2 करके अक्रिय गैस, इसके संयोजी कोष में 2 करके अक्रिय गैस। हम नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 है तो 3 साझेदारी में लगा है, 1 लोन पेयर बच गया तो अपने ऊपर रख लेता है। अब इसका अष्टक भी पूरा हो जाता है, 2 2 4 2 6 और 2 8। परंतु 1 लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन अधिक रखा है, तो यही 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्यागेगा। तो जब ये 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। और जो इसको ग्रहण करेगा, यानी अब ये BF3 यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जो ग्रहण करता है उसको अम्ल कहते हैं, और जो उसको त्यागता है उसको क्षार कहते हैं। इस प्रकार से लुईस की अवधारणा अम्ल और क्षार के संदर्भ में समाप्त